हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सिविल टाइमलाइन। और जैसा कि CPWD की जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस को मुझे कवर करना था और मैं आपके लिए दूसरा पार्ट भी ले आया हूँ जिसमें हम ये वाली सारी क्लॉज इस वाली वीडियो में देखेंगे। और अब की बार मैं जो है कुछ स्पेशल शीट्स भी आपके लिए लाया हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ कि कैसे काम शुरू से करना पड़ता है और कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद या कंडीशंस को पढ़ने के बाद फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्लॉज नंबर 6 से कंप्यूटराइज मेजरमेंट। इसमें जो है हम केवल एक ग्लैंस लेते हुए चल रहे हैं कि हाँ इसको इजीली कैसे समझना है। बाकी आप जब ये देख लें तो आप एक बार GCC CPWD के पब्लिकेशन से डाउनलोड करके इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि द फाइनल फेयर कंप्यूटराइज मेजरमेंट बुक गिवन बाय द कॉन्ट्रैक्टर डली बाउंड विद इट्स पेजेस मशीन नंबर should be 100% correct and no cutting or overwriting in the measurement would thereafter be allowed। इसका मतलब ये है कि आपको जो MB सबमिट करनी है अपनी मेज़रमेंट की वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए और मशीन से करेक्ट नंबर, हर पेज पे एक नंबर डला हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके साथ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, उसका एब्स्ट्रैक्ट हो, उस पर भी नंबर डला हुआ हो। और वो जब आपकी आगे प्रोसीड होगी पेमेंट के लिए तो क्या होगा कि उसको एक नंबर दे दिया जाएगा उस MB को। ठीक है, फिर आप उसमें कोई चेंज जल्दी से नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट परमिशन ऑफ इंजीनियरिंग चार्ज के। ठीक, द कॉन्ट्रैक्टर शैल विदाउट एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड ऑल असिस्टेंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जो है पूरी असिस्टेंस देगा बिल चेक कराने के लिए। अगर इंजीनियरिंग चार्ज है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव चेक करने आता है बिल, तो अपनी तरफ से एक आदमी को देगा, लेबर देगा, फॉरमैन देगा या कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर चेक कराएगा। और जो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ मेजरमेंट और एनी जनरल और लोकल कस्टम इन द केस ऑफ आइटम विच आर नॉट कवर्ड बाई स्पेसिफिकेशन, ऐसा कोई आइटम है जिसका स्पेसिफिकेशन कवर्ड नहीं है कि कैसे नापा जाएगा, किस तरह मेज़र क्या करना है, तो उसके लिए फॉलो क्या किया जाएगा, या तो CPWD की स्पेसिफिकेशन 1 के अकॉर्डिंग उसको मेजर किया जाएगा या फिर इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसे मेज़र करेंगे। और दोनों में से कहीं भी अगर नहीं मिलता है उसका मोड ऑफ मेज़रमेंट तो एज़ पर इंजीनियरिंग चार्ज जो वो बोल दें उसी तरीके से हमें मेज़र करना है। इफ़ एनी वर्क शैल बी कवर्ड अप, यानी कि अगर कोई काम ऐसा है जो ढकना है हमें, जैसे कि हमें कंक्रीट की कास्टिंग के बाद उसको ढकना है प्लास्टर से, तो अगर वो ढकने से पहले हमने इंजीनियरिंग चार्ज को चेक नहीं कराया है, उनके रिप्रेजेंटेटिव को, JE को, AE को चेक नहीं कराया है, तो क्या होगा कि वो उसकी पेमेंट हमें नहीं करेंगे। यानी कि जैसे हमने रेनफोर्स बैंड बांध दिया है, उसको चेक कराने से पहले ही हमने उसको कास्ट कर दिया है, तो क्या होगा कि उसकी हमें पेमेंट जब तक नहीं होगी जब तक वो प्रॉपर चेक नहीं हुआ है। और जो अगर वो चाहते हैं तो उसको टुटवा कर भी चेक कर सकते हैं। और ये सारी जो फालतू का खर्चा होगा, एक्स्ट्रा पेमेंट, जो भी जितना भी अब खर्चा होगा वो केवल कॉन्ट्रैक्टर के एंड पर ही आएगा, उसको कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा इसके लिए। क्लॉज नंबर 7, पेमेंट ऑन इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट टू बी रिगार्ड एज एडवांस। तो इसमें ये सीधा सा ये बहुत अजीब क्लॉज, मतलब आप इतनी ज़्यादा खास क्लॉज नहीं है पर फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं। नो पेमेंट शैल बी मेड फॉर वर्क एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ₹20 लाख और लेस टिल आफ्टर द होल ऑफ द वर्क शैल हैव बीन कंप्लीटेड एंड सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन गिवन। ठीक है, अगर 20 लाख से कम का कोई काम है और वो पूरा नहीं हुआ है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो कोई भी पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, काम की। और फॉर वर्क एस्टिमेटेड टू कॉस्ट ओवर 20 लाख द इंटरिम और रनिंग अकाउंट बिल शैल बी सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द वर्क एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सच रिकॉर्डेड मेजरमेंट। अगर इससे ऊपर का काम है 20 लाख से, है ना, तो क्या होगा कि आपको फिर वही रनिंग अकाउंट अपने देने हैं और प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग आपको मेज़र करना है काम को और वेरीफाई कराना है आगे बिल। ठीक है, इन द केस ऑफ वर्क आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंजीनियरिंग चार्ज द पीरियड ऑफ 10 वर्किंग डेज विल बी एक्सटेंडेड टू 15 वर्किंग डेज। ठीक है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है, अगर हेडक्वार्टर आउटसाइड है
ठीक है, ज़्यादा मतलब एक ज़िले से दूसरे ज़िले की तरफ है मान लीजिए, या साउथ दिल्ली से वेस्ट दिल्ली की तरफ है, तो क्या होगा, उसमें उनका जो पीरियड ऑफ डेज़ है वो बढ़ा के 10 से 15 दिन कर देंगे। ठीक है। और इन केस ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरमीडिएट बिल्स आफ्टर 45 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ बिल बाय द कॉन्ट्रैक्टर को, अगर जैसे 45 दिन के भीतर भी उसको कोई पेमेंट नहीं होती है कॉन्ट्रैक्टर को, और जो उसने मेज़रमेंट की थी वो सही पाई जाती है, तो उसको क्या होगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा 5% का, per annum shall be paid to the contractor from the date of expiry of prescribed time limit. सही है, which will be compounded on year basis. क्लॉज 7 ये बोलता है सीधा सीधा कि कोई भी रनिंग अकाउंट पे नहीं होगा जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि कॉन्ट्रैक्टर जो है EPFO, ESIC और BOCW में रजिस्टर्ड है। ठीक। आपको एक चीज़ दिखानी रह गई थी कि ये जो ये हमें सबमिट करना है, इसका फॉर्मेट कैसा रहता है। जैसे इसने बोला यहाँ पे इस क्लॉज में कि मेज़रमेंट शीट, एब्स्ट्रैक्ट, है ना, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेज़रमेंट शीट होती है आपकी, कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है। ये सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम और कितने नंबर्स हैं उस आइटम के, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, क्वांटिटी और यूनिट। ठीक है, ये एक आपकी मेज़रमेंट शीट रहती है। इसके साथ ही आपकी ये बनती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में ये देखिए सीधा BOQ होती है एक, यहाँ पे बस यूनिट, ये जो यहाँ यूनिट से यहाँ पे लिखा है अमाउंट, और यहाँ रहता है रेट, और यहाँ होता है अमाउंट। पर आपको बस ये 3 कॉलम इसमें बीच में ऐड कर देने हैं। पहला, एक सेकेंड, पहला आपका ये है प्रीवियस क्वांटिटी, दिस बिल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, और प्रीवियस अमाउंट कितना पेड हुआ था इस बिल के लिए, इस बार कितना अमाउंट पेड होगा, और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। ठीक है, ये इतना सिंपल सा एक तरीका रहता है। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। 8 clauses, completion certificate and completion plans. कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इसमें क्या है, विद इन 10 days ऑफ कंप्लीशन ऑफ द वर्क द कॉन्ट्रैक्टर शैल गिव नोटिस ऑफ such completion to the engineer in charge, and within 30 days of the receipt of such notice the engineer charge shall inspect the work, and if there is no defect in the work shall furnish the contractor with a final certificate of completion, otherwise a provisional certificate of physical completion indicating defects a to be rectified by the contractor, ठीक है, और B for which payment will be made at reduced rates shall be issued, but no final certificate of completion shall be issued, nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the premise on which the work shall be executed all scaffolding, surplus material, rubbish, and all huts and sanitary arrangement required for this their work people on the site in connection। यानी कि सीधा सीधा ये बोल रहा है कि विद इन 10 days ऑफ द कंप्लीशन ऑफ वर्क, ठीक है, द कॉन्ट्रैक्टर शैल गिव नोटिस ऑफ सच कंप्लीशन टू द इंजीनियर इन चार्ज। ठीक, कंप्लीशन वो मतलब नोटिस देंगे कि जी मेरा काम कंप्लीट हो चुका है इंजीनियरिंग चार्ज को, कॉन्ट्रैक्टर तो कॉन्ट्रैक्ट जो इंजीनियरिंग चार्ज है और जो क्लाइंट है वो 30 दिन के अंदर आके इंस्पेक्शन करेंगे और देखेंगे कि क्या कंप्लीट हुआ है, क्या रह गया है। प्रॉपर इंस्पेक्शन करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ काम सारा ठीक है, ओके है, तो फाइनल कंप्लीशन देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे। वो किन किन कंडीशनों में नहीं देंगे, फिज़िकल कंप्लीशन दे देंगे, और उसमें भी क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे। पहला, जब तक कॉन्ट्रैक्टर उन चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं करता है, यानी कि ठीक नहीं कर देता है, तब तक उसको फाइनल कंप्लीशन नहीं मिलेगा। जब तक वो प्रीमाइज यानी कि जिस जगह पे वो काम कर रहा है वहाँ से पूरी तरह से बाहर नहीं चला जाता है, अपनी झोंकड़ जुब्बी मटेरियल TNP सारा जब तक साफ़ नहीं कर देता, साइट को क्लीन कर देता, तब तक उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा, और तब तक ये भी नहीं माना जाएगा कि काम कंप्लीट हो गया है। ये सीधा सा इस क्लॉज का मतलब है। ठीक है,
कंप्लीशन प्लान टू बी सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। जो जीएफसी ड्राइंग मिली थी कॉन्ट्रैक्टर को तो उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, फिर भी जब काम कंप्लीट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आर्किटेक्ट अगर आते हैं या इंजीनियर इंचार्ज अगर बोलते हैं तो वो करने पड़ते हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को जो एग्जिस्टिंग उसने काम किया है उसको MEP ड्राइंग्स देनी होती हैं और शॉप ड्राइंग्स देनी होती हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग की, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे तार गए हैं, पाइप कहाँ कहाँ किस तरह उन्होंने बिछाए हैं। ठीक है, ये वाली दोनों तीनों ड्राइंग देनी होती हैं और किस तरीके से उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया है वो देना होता है। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो क्या करते हैं इंजीनियर इंचार्ज 0.1% जो है टोटल टेंडर वैल्यू का उसके रनिंग अकाउंट से या उसके फाइनल बिल में से डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। क्लॉज 9, फाइनल पेमेंट ऑफ फाइनल बिल। देखिए फाइनल बिल भी ऐसे ही सबमिट होगा जिस तरीके से रनिंग अकाउंट के बिल हम सबमिट करते हैं, बट इसमें क्या है, इसमें एक शर्त ये रहेगी कि जब आप फाइनल बिल सबमिट करेंगे तब आपको सारे आइटम बिल्कुल प्रॉपरली और करेक्ट एकदम चेक कर लेने हैं कि कोई भी चीज़ ना छूटे। अगर एक बार वो छूट गई तो फिर आप दोबारा से किसी भी आइटम को, किसी भी छूटी हुई चीज़ को क्लेम नहीं कर सकते हैं। सीधा सीधा इसमें ये लिखा हुआ है। और आपको सबमिट कितने दिनों में करना है वो, द फाइनल बिल शैल बी सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन द सेम मैनर एज स्पेसिफाइड इन इंटरिम बिल्स विद इन 3 months ऑफ फिजिकल कंप्लीशन। फिजिकल कंप्लीशन की हमने यहाँ पे ये पढ़ी ली क्लॉज। फिजिकल कंप्लीशन यानी कि अभी उसका काम रह रहा है तो उसके 3 मंथ के अंदर अंदर जब उसे मिल जाती है या तो तब, और या फाइनल कंप्लीशन अगर उसको मिल जाती है तो 1 महीने के अंदर अंदर उसको बिल क्लेम करना होता है। ठीक है, उसमें सारे आइटम कंसीडर किए जाते हैं। अगर बिलिंग इंजीनियर ने कुछ भी एक आइटम छोड़ दिया तो वो भुगतना कॉन्ट्रैक्टर को पड़ जाता है और वो छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ जाती है। ठीक है। क्लॉज 9A, पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बिल टू बैंक। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैसे होती तो बैंक में ही है, पर डायरेक्ट बैंक को भी कर सकते हैं ये, और ये कोई इतनी खास क्लॉज नहीं है, इसको छोड़ते हैं। क्लॉज 10A, मटेरियल टू बी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। द कॉन्ट्रैक्टर शैल एट हिज ओन एक्सपेंस प्रोवाइड ऑल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द वर्क अदर देन दोज विच आर स्टिपुलेटेड टू बी सप्लाई बाय द गवर्नमेंट। देखिए इसमें एक कोई ज़्यादा बड़ी क्लॉज इसमें नहीं है कि उसमें ये बोल रहा है सीधा सीधा कि कॉन्ट्रैक्टर को अपने पैसों से ही सारा मटेरियल ख़रीद के लगाना पड़ेगा, बस उन मटेरियलों को छोड़ के जो गवर्नमेंट देगी शेड्यूल बी के तहत। ठीक है, इसमें एक शेड्यूल बी भी होता है, उनके तहत जो गवर्नमेंट देगी वो लगाना है, अदरवाइज़ आपको ये खुद ही सारा मटेरियल ख़रीदना है। पर ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी ख़रीद लिया, कुछ भी लगा दिया। जो भी मटेरियल आप ख़रीदेंगे वो पहले आपको इंजीनियर इंचार्ज से अप्रूव कराना पड़ेगा, और जब वो अप्रूव हो जाएगा, जब उसकी एक प्रॉपर मटेरियल की लिस्ट बन जाएगी और वो पास कर दिया जाएगा, तभी आप उसको लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इंजीनियर इंचार्ज कभी भी उस मटेरियल को अगर आप ऐसा करते हैं कि उनसे पास कराए बिना लगाते हैं तो वो आपकी साइट पर नहीं लगाने दिया जाएगा। ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर शैल एट हिज रिस्क एंड कॉस्ट मेक ऑल अरेंजमेंट एंड शैल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज़ एज द इंजीनियर इंचार्ज में रिक्वायर फॉर कलेक्टिंग एंड प्रिपेयरिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सैम्पल्स। ठीक है। और द कॉन्ट्रैक्टर शैल एट हिज रिस्क एंड कॉस्ट सबमिट द सैम्पल ऑफ मटेरियल टू बी टेस्टेड और एनालाइज एंड शैल नॉट मेक यूज और incorporate in the work any material represented by the sample until the required test or analysis have been made and material finally accepted by engineer in charge। जो मैंने आपको हिंदी में सारा बता दिया है। क्लॉज 10B, सिक्योर एडवांस ऑन मटेरियल और मोबिलाइजेशन एडवांस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये कॉन्ट्रैक्टर में देखना, वो कॉन्ट्रैक्ट में देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये क्या बोलती है, तो कॉन्ट्रैक्टर और साइनिंग एंड इंडेंचर इन द फॉर्म टू बी स्पेसिफाइड बाय इंजीनियर इंचार्ज शैल बी एंटाइटल्ड टू बी पेड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क अप टू 75% ऑफ द एसेस वैल्यू ऑफ एनी मटेरियल और एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 75% ऑफ द मटेरियल एलिमेंट कॉस्ट इन द टेंडर रेट ऑफ द फिनिश आइटम ऑफ द वर्क। ठीक, विच एवर इज़ लोअर। यानी कि कोई मटेरियल आना है आपका और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको 75% उस मटेरियल का, या जिस आइटम में वो मटेरियल लगेगा उसके रेट का 75%, जो भी लोअर होगा उसके हिसाब से आपको पेड कर दिया जाएगा।
सच सिक्योर एडवांस शैल ऑल्सो बी पेबल ऑन आइटम ऑफ पेरिशेबल नेचर। देखिए, नॉन पेरिशेबल पे ही आपको सिक्योर एडवांस मिलता है। नॉन पेरिशेबल मटेरियल वो होते हैं जो मतलब सर्दी गर्मी में जल्दी से ख़राब नहीं होते। जैसे आपकी ईंट हो गई तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होती। आपका एग्रीगेट हो गया 20 mm टू 10 mm 40 mm, ये कभी जल्दी से ख़राब नहीं होता है। जैसे आपका कोर सैंड हो गया, ये भी कभी ख़राब नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके के मटेरियल पे आपको एडवांस मिल जाएगा। पर नॉन पेरिशेबल वो होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, आपको सीमेंट पे ज़्यादा एडवांस नहीं मिल सकता क्योंकि ये टाइम के साथ साथ सेट होना शुरू हो जाता है ना। ऐसे ही आपको कांच पे, शीशे पे एडवांस नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल पर एडवांस नहीं मिलेगा। मोबिलाइजेशन एडवांस ये होता है कि जैसे आपको आज 100 करोड़ का टेंडर हो गया है तो आपको 10% यानी 10 करोड़ साइट को मोबिलाइज़ के लिए करने के लिए मिल जाएंगे। मोबिलाइज़ का मतलब ये होता है कि आपको साइट पे पानी बिजली की व्यवस्था करनी है, लेबर के रहने के लिए हट्स की व्यवस्था करनी है। जिस जगह आपका जो मटेरियल है वो डंप होगा वहाँ उसके लिए सड़क बनानी है, उस वो जगह बनानी है, मटेरियल स्टोरेज बनाना है, ठीक है, बैचिंग प्लांट लगाना है। तो वो सब चीज़ें आपको मोबिलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट आपको टेंडर वैल्यू का 10% एडवांस दे देती है। बट इसके बिहाफ पे आपसे 10 की जगह 11 करोड़ की बैंक गारंटी लेती है, जिससे एक श्योरिटी हो जाती है कि कॉन्ट्रैक्टर भागेगा नहीं, ठीक, और ना आप बीच में काम छोड़ पाने के, क्योंकि वो आपकी नहीं तो फॉरफिट हो जाएगी, वो इर्रिवोकेबल होती है। ठीक, बिफोर एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस इज रिलीज द कॉन्ट्रैक्टर शैल एग्जीक्यूट अ बैंक गारंटी बॉन्ड नॉट मोर देन 6 इन नंबर फ्रॉम शेड्यूल बैंक। यानी कि 11 करोड़ की है तो आप उसके 6 भाग करते हैं तब उतने में आप दे सकते हैं। जैसे 12 ही मान लीजिए तो 12 2 करोड़ की एक बैंक गारंटी आप सबमिट कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा आप बैंक गारंटी सबमिट नहीं कर सकते, यानी कि 7 भागों में 12 को डिवाइड नहीं कर सकते। वैसे अच्छा यही होता है कि आप टुकड़ों टुकड़ों में बैंक गारंटी को सबमिट करें। बिफोर एनी इंस्टॉलमेंट, एक इसमें और चीज़ बता देता हूँ। टुकड़ों में करने का मतलब ये होता है कि मान लिया आपकी रिकवरी 4 करोड़ हो चुकी तो आप 2 बैंक गारंटी क्लाइंट से ले सकते हो, अपनी क्लेम कर सकते हो, ठीक है, और उनका आपका ब्याज भी जाना बच जाएगा बैंक को, ठीक है, क्योंकि जब आप बैंक गारंटी लेते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट जाता है बैंक के पास, वो आपका इंटरेस्ट जाना बंद बच जाएगा। अगर आप पूरी की पूरी देते हैं एक साथ तो आपका इंटरेस्ट रेट आपको उतना ही देना पड़ेगा और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने ये एक अच्छा ऑप्शन दिया है कि 6 भागों में आप बैंक गारंटी दे सकते हैं। इंटरेस्ट एंड रिकवरी, मोबिलाइजेशन एडवांस इन अबोव बियर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum and shall be calculated from the date of payment of the date of recovery, both days inclusive on the outstanding amount of advance। ठीक, एडवांस मतलब ये बोल रहे हैं कि ये 10% आपसे मोबिलाइजेशन एडवांस का पर एनम बेसिस पे इंटरेस्ट भी लेंगे, ठीक है, इनका मतलब, और रिकवरी करेंगे। रिकवरी तो वैसे ही होगी, रिकवरी होगी इस तरीके से, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आपका 0 से 100 करोड़ की वैल्यू तक का एक टेंडर है, 20% तक आपसे कोई रिकवरी नहीं की जाएगी। 20 से 80 के बीच में जितने भी आपने 10 करोड़ रुपए लिए थे तो 10 भाग 60 जो भी आपका एक परसेंटेज बन के आएगी उतनी परसेंट आपसे हर बिल पे, हर रनिंग अकाउंट पे आपसे रिकवर कर ली जाएगी, ठीक है। फिर आते हैं क्लॉज 10C, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस वेजेस ड्यू टू स्टैट्यूटरी ऑर्डर। तो 10C कह रही है कि अगर वेजेस बढ़ते हैं, ठीक है, पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस एंड वेजेस, मतलब मटेरियल के प्राइजेस पे और वेजेस पे बढ़ते हैं तो आपको कंपनसेशन भी मिल जाएगा, ठीक। और वो कैसे मिलेगा, वो मिलता है आपको इकोनॉमिक एडवाइज़र की एक वेबसाइट है उस पर, ठीक। तो आपको उस पर HSD का कोफिशिएंट देखने को मिल जाता है और एक जो DG रिलीज़ करते हैं वो CPWD के, ठीक। 10CA पे आते हैं, पेमेंट ड्यू टू वेरिएशन इन प्राइस ऑफ मटेरियल आफ्टर रिसिप्ट ऑफ टेंडर। देखिए इसमें क्या है कि मटेरियल पे 10CA बोलती है कि आपको मटेरियल पे जो एस्केलेशन मिलेगा
वो उस मटेरियल पे मिलेगा जो शेड्यूल में लिखे हुए हैं, है ना, शेड्यूल एफ, फिजिकल एस्पेक्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें जो मटेरियल लिखे हुए हैं आपको उस पे ही एस्केलेशन मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक इकोनॉमिक वेब को देखना है तो आप यहाँ पे ऑल नहीं डालेंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए सीमेंट। तो ये आ गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इसके लिए आपको एस्केलेशन कैसे मिलेगा, उसमें एक डेट स्पेसिफाई कर रखी होगी कि आपको 2019 जिस दिन आपको टेंडर हुआ है उस दिन का जो प्राइस था एस्केलेशन का, इसको प्राइस में नहीं कंसिडर करना अभी, वहाँ से लेके और जो आपका आज तक का प्राइस है तो उसमें से ये माइनस होता जाएगा और आपको उस पर उतना परसेंट। तो क्लॉज 10 cc एक बार मैं आपको टेबल के थ्रू भी बता देता हूँ। 10 cc में, ठीक है, तो इसमें ये प्रोसीजर दिखा रखा है, द कॉस्ट ऑफ वर्क ऑन विच एस्केलेशन विल बी पेएबल शैल बी रिकॉर्ड एज बिलो। ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू दिस क्वार्टर और अप टू द लास्ट क्वार्टर, यानी कि आगे वाला महीना और ये वाला महीना। तो टोटल वैल्यू मतलब कि सिंस प्रीवियस क्वार्टर कितना आ गया ग्रॉस वैल्यू ऑफ वर्क डन सिंस प्रीवियस क्वार्टर, वो आ गई सी ए, मतलब कि ए माइनस बी, ठीक है। दिस क्वार्टर में से लास्ट क्वार्टर घटा दिया। अब आप इसको समझते जाइएगा। तो फुल एसेस वैल्यू ऑफ सिक्योर एडवांस, ठीक, एक्सक्लूडिंग मटेरियल कवर अंडर क्लॉज 10 CA, उसको छोड़ के फ्रेश पेड इन दिस क्वार्टर, ये आ गया आपका डी। फुल एसेस वैल्यू सिक्योर एडवांस एक्सक्लूडिंग मटेरियल कवर क्लॉज ए रिकवर इन दिस क्वार्टर, वो आ गई, मतलब कि जो पहले दिया गया और जो रिकवर कर लिया इस बार को छोड़ के उसका एक अमाउंट आ गया, यानी कि फुल एसेस वैल्यू ऑफ सिक्योर एडवांस फॉर विच एस्केलेशन पेबल इन दिस क्वार्टर डी माइनस ई, ठीक है। तो वो जो बचा हुआ अमाउंट आ गया आपके पास जिसका आपने काम, जिसका काम निकल चुका है, ये आपके पास आ गई वैल्यू एफ। एडवांस पेमेंट मेड ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, जो एडवांस पेमेंट दी थी वो घटेगी, ठीक, जी को माइनस कर देंगे इसमें से। फिर एडवांस पेमेंट रिकवर ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, ठीक, कितनी दी गई कितनी रिकवर कर ली, जी और एच। तो अब एडवांस पेमेंट फॉर विच एस्केलेशन इज पेएबल, यानी कि जो एडवांस दिया गया था और जो हमने रिकवर कर लिया, तो रिकवर जो बचा, मतलब कि अब जो बचा हमारा जो रिकवर हो चुका था उस पर हमें मिलेगा, ठीक है, कितना कवर हो चुका है। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यू आई। एक्स्ट्रा आइटम जो क्लॉज 12 के अकॉर्डिंग हमने पे किए हैं वो क्लॉज 12 मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसको हम डिनोट एम, मतलब कि फिर इन सब का सम कर देंगे, यानी कि सी एफ, एफ क्या आया, जो हमारे पास सिक्योर एडवांस की रिकवरी हो चुकी है वो वाला अमाउंट, ठीक है। और आई क्या आया है, आई जो आया एडवांस पेमेंट जो हमने रिकवर कर लिया, ठीक, वो। और जो जे आया है हमारे पास बेस्ड ऑन प्रिवेलिंग मार्केट रेट ड्यूरिंग दिस क्वार्टर, ठीक है, इन सबको जोड़ लिया। तो ये आ गया आपके पास 0.85 एम। अभी 0.85 क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पे 85%, यानी कि 0.85% ही एस्केलेशन मिलेगा, टेंडर वैल्यू की 85% अमाउंट पे एस्केलेशन मिलेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है और ओवरहेड्स होते हैं, 7.5% ओवरहेड, 7.5% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, इसलिए यहाँ पे ये फिगर 0.85 ली जाती है। और फिर बस आपका यही फॉर्मूला आ जाएगा, ये डब्लू आपका वर्क डन एक्स एम अपॉन 100 एम आई माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट। इसमें टर्मिनोलॉजी बहुत ईजी है। वर्क डन तो आपका ये आ गया, एक्स एम वही आपका 0.85 अपॉन 100, और ये एम ये आपका कोफिशिएंट है, ये आपको जो वेबसाइट है इकोनॉमिक एडवाइज़र वाली, ठीक है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो आइए आपको मैं एक बार स्लाइड पे भी बता देता हूँ कि ये कैसे मिलता है। लेबर का आपको इसमें अलग मिलेगा, उसकी भी कैलकुलेशन सेम है, ठीक। तो ये रही आपकी स्लाइड, इसमें आप देखिए, तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि ये जो है ये पूरी मेरी एस्केलेशन की कैलकुलेशन की हुई है। इसमें आप ध्यान दीजिए कि वर्क डन फॉर दिस आर ए बिल,
मेरा ये वाला आर्य बिल का वर्क डन इतना बैठ रहा है, 44,22,180। केवल इसी पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो है मेरी जो आज के सर्कुलर के हिसाब से इकोनॉमिक एडवाइज़र की जो साइड है, वहाँ पे लेबर का वेटेज ये है, ठीक है। और जिस टाइम हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था, उस टाइम उन्होंने बोला था कि जिस दिन एलओआई अलॉट होगी, आपको उस दिन के क्वार्टर या उस दिन उस महीने का जो कोफिशिएंट होगा इकोनॉमिक एडवाइज़र की वेबसाइट पे, वो आपको कंसिडर करना है। तो अब जितना ये तो बेसिक ही रहेगा, 265 पॉइंट जो है 85, ये तो रहेगा बेसिक। और जितना हमारा अमाउंट वो जो कोफिशिएंट बढ़ता जाएगा, उसमें से हम इसको माइनस करते जाएंगे, ठीक है। तो वो आ गई वैल्यू मेरी। अब ये 0.85 इंटू वर्क डन, वाई जो है मेरा कंपोनेंट है, लेबर का कंपोनेंट होता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट का 25%, ठीक है। तो 25% इंटू एल आई माइनस एल आई नॉट अपॉन एल आई नॉट, और आपकी ये कैलकुलेशन हो गई। तो ये आपकी हर महीने बेसिस पे हमने कैलकुलेशन कर रखी है, हर मंथ के बेसिस पे। टोटल मेरा एस्केलेशन आया इतना। इस पे आप WCT परसेंटेज लगा देंगे, 4% अगर वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में दी है, 4.16%। टोटल आपका अमाउंट आया ये। आपको जो प्रीवियसली पेड हुआ है वो कितना हुआ है, वो हुआ है इतना, ठीक है। तो आपका जो नेट एस्केलेशन टू बी पेड लेबर पे आएगा, वो इतना आएगा। क्या, जो प्रीवियस पेड हुआ है और जो अब ओवरऑल आया है, ओवरऑल में से प्रीवियस वाला घट जाएगा और आपका ये नेट आपको पेड हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो, थैंक यू फॉर गिव योर टाइम, कीप लर्निंग। और आगे के लिए भी मैं आपके लिए इसी तरीके के अच्छे टॉपिक्स दोबारा से लेके आता हूँ।